है आम आदमी पार्टी की ओर से। मुझे लग रहा है कि जेडीयू के प्रवक्ता से अभिषेक झा जी उनकी ओर से अपनी बात पूरी कर लीजिए। संजीव जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। अब बड़ा अच्छा कहा आपने। आज बंगाल जा रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, मुझे लगता है कहीं भी महिलाओं का अत्याचार हो उसके खिलाफ सरकार की जिम्मेदारी खरी होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर तो नहीं गए ना प्राइम मिनिस्टर। मणिपुर के लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। तो मुझे लगता है ये देश सब देख रहा है। और आप अगर झूठ बोल के, जुमला कर करके, गुमराह करके वोट लोगे, ऐसा नहीं है। तो लोग तो हिसाब किताब करेगा ना आपसे। तो मुझे तभी मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो होगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री हर पार्टी अपनी बात कहता है, और हम जब कहते हैं 2024 और 29, तो हमेशा प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए, और प्लान ए प्लान बी पे काम करें। इनके तरह केवल हम झूठ का पहाड़ नहीं बना रहे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इनकी बातों पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अभिषेक झा जी और आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, सत्यवादी तो सबसे बड़े अरविंद केजरीवाल हैं जो लोकपाल आज तक नहीं ले आए। सत्यवादी सबसे बड़े अरविंद केजरीवाल हैं जो बच्चों की कसम खा रहे थे। ये अरविंद केजरीवाल का प्रेत होगा व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी। सबसे बड़े सत्यवादी अरविंद केजरीवाल हैं जो कह रहे थे कि श्रीमती सोनिया गांधी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट, इनको जेल में होना चाहिए, और आजकल उनके चरण पखारने में स्वयं को धन्य पा रहे हैं। वो शरद पवार को भ्रष्ट कह रहे थे, उनके साथ गठबंधन करने के लिए बेताब है। वो लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कहते हैं, जो कन्विक्ट होने के बाद उनको इंडिया अलायंस में लेने के लिए और उनको सर्टिफिकेट देने के लिए अत्यंत बहुत पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, और 9वीं फेल के पीछे पीछे चलने में अपने को धन्य पाते हैं। ये कहते हैं कि हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर की अस्पतालें दिल्ली को दे दी है, और दवाई घोटाला मोहल्ला क्लिनिक्स में जो है नकली दवाइयां बेच दी। इन्होंने कहा हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यालय बनाए हैं। आज इनकी स्थिति यह है कि इन्होंने मदिरालय जरूर खोले, और इनका एक मंत्री जेल में रहकर महीनों जेल मंत्री रहा, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में है, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मनी ट्रेल के हमको प्रमाण मिले। इनके सांसद जेल में है, और अरविंद केजरीवाल समन पर समन आने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। ऐसी तो उनकी दशा है। तो ईमानदारी पर जो है कट्टर बेईमान जो है वो ईमानदारी के प्रमाण पत्र भी बांटेंगे, कट्टर झूठा जो है वो सत्यवादी का सर्टिफिकेट भी बांटेगा। ये तो गजब ही है। और इतनी बेशर्मी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और उसके प्रवक्ताओं में ही हो सकती है। संजीव झा जी आप जल्दी से 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। अभिषेक जी आशुतोष इंतजार करें जल्दी से। दो ही बात कि इस बार की अगर सरकारी स्कूल रिजल्ट देखेंगे तो 1200 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर सरकारी स्कूल के बने हैं। 45 बच्चे एक ही स्कूल के एनडीए पास किया है जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है। ये तो हमारा रिजल्ट है, एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं देखिए 2 एजेंसी है, सीबीआई और ईडी। 2 एजेंसी एक ही ऑफेंस को जांच कर रही है। सीबीआई से बिल सबको मिल गया, ईडी से बिल नहीं मिल रहा। तो ईडी को आपने जांच एजेंसी ने मॉन्स्टर बना के रखा हुआ है। तो ईडी में बेल संभव नहीं है, आपने ऐसा सेक्शन 45 अमेंडमेंट करके बना दिया आपने। तो ईडी का उपयोग ही आप कर रहे हैं अपोजिशन को डराने के लिए। फिर जो आपके पास आ गया वो पाक साफ, और जो आपसे आंख में आंख मिलाकर चुनौती दे दे उसको जेल में, तो जेल में डालिए ना। कौन जेल डालने से डरता है? ठीक है, इसकी जनता जवाब देगी। आप अभिषेक झा जी, हर जगह विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ईडी सीबीआई आईटी का डर दिखाकर विपक्षी दलों को अपने साथ लाए जाने की कोशिश है। अब चूंकि नीतीश कुमार जी हाल ही में आए हैं, उनकी अलग वजह हो सकती है, लेकिन अभिषेक झा जी आप लोगों को लग रहा है कि ये जो बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं, अब की बार एनडीए 400 पार और बातें गिनाई जा रही हैं, यहां पर आशुतोष वर्मा की पार्टी ने पहले ही धड़ाधड़ अपने कैंडिडेट का ऐलान करते एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। उसमें आत्मविश्वास भी जोड़ लेते हैं हम, कि आत्मविश्वास दिखाने की भी कोशिश है कि हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन आप लोगों के बीच अभी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी को या हमारी पार्टी को किस बात का डर दिखाया गया? चित्रा जी, हमने कभी कहा क्या कि हमें डर दिखाया गया तब हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम एनडीए के साथ शामिल हो जाएंगे? देखिए, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जो गलत करते हैं उन्हें ही डर लगता है। एंड देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कुछ बात होती है तभी जांच एजेंसियां इनके पास जाती हैं और तथ्य सामने आते हैं। हम इस बात के खिलाफ रहते हैं कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो उसे परेशान किया जाए, लेकिन हम भी तो देख पा रहे हैं कि जो लोग चिल्ला कर अपनी बातें कह रहे हैं, खुद को सच्चा बताने में लगे हैं, कोर्ट से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे नेता आज भी सलाखों के पीछे हैं। इतनी दफे तारीख मिल गई होगी लेकिन बेल नहीं मिल पाई है, राहत नहीं मिल पाई। मतलब कुछ तो संलिप्तता रही होगी, कुछ तो बात रही होगी। और वही बात है ना कि इनका ध्यान कहां रहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किन लोगों को अपने साथ शामिल करा लीजिए। अगर आप में ताकत क्षमता है तो आप ही क्यों नहीं शामिल करा लेते हैं लोगों को अपने साथ? राजनीति या सार्वजनिक जीवन है क्या? समूह लेकर चलना, संगठन लेकर चलना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, उनको भरोसा दिलाना कि आप सही रास्ते पर हैं। और अगर कुनबा एनडीए का बड़ा होता चला जा रहा है तो आप
अपनी खामियों के एनालिसिस के बजाय इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि एनडीए में जो लोग शामिल हो रहे हैं किन कारणों से शामिल हो रहे हैं। भाई आपको विश्लेषण करना चाहिए ना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कद्दावर नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्यों? कांग्रेस पार्टी इसी गुमान में जी रही है कि भाई वो जो भी कर रहे हैं सच ही कर रहे हैं। एकदम राजनीतिक रूप से जो लोग कमजोर हैं इनके यहाँ, उनको आगे बढ़ाकर ये लोग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात चित्रा जी आपने की 400 पार का नारा, क्या दिक्कत है इसमें? एनडीए के कुनबे की तरफ से अगर ये नारा लगता है, प्रधानमंत्री जी अगर इस बात को कहते हैं, इस दावे में क्या दिक्कत है भाई? सर्टिफिकेट इनको देना है, तय इनको करना है, नहीं ना, जनता तय करेगी, जनता देखेगी किसको मौका देना है। पिछली बार भी आंकड़ा बहुत बड़ा था और बड़ा लक्ष्य रखा गया है। हर पार्टी, हर गठबंधन के पास अधिकार है अपने लिए लक्ष्य तय करना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इन्होंने आज तक नहीं बताया है कि इनका लक्ष्य क्या है, कौन से दल इनके साथ शामिल होंगे। अब देख लीजिए ना, समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक रूप से करारा तमाचा ही तो मारा है कांग्रेस पार्टी के मुंह के ऊपर कि भाई सीटों का बंटवारा नहीं कीजिएगा, हम धड़ाधड़ कैंडिडेट्स अनाउंस करते रहेंगे, अंतिम में जो कुछ थोड़ी बहुत सीटें बच जाएंगी कांग्रेस पार्टी ले ले तो ले ले, वरना अकेले लड़ ले। और अकेले लड़का कर इनका हाल क्या हो सकता है, ये बिहार ने भी देखा है, बंगाल ने भी देखा है, उत्तर प्रदेश ने भी देखा है, और पूरा देश भी अब देखेगा कि ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। ठीक है, इनका हश्र बुरा होगा। चित्रा आशुतोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए बहुत देर के बाद मैं आपके पास आ रही हूं, क्या नेता, नीति, नियत इसकी कमी हो गई है इंडिया गठबंधन में? और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि 100 दिनों तक सब कुछ भूलकर चुनाव में लग जाएं, ऊर्जा, उमंग, उत्साह, विश्वास और जोश के साथ। वो कमी दिखाई दे रही है क्या दूसरी तरफ? देखिए, दो चीजें। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई ये तो कभी नहीं कहता कि हम चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा अगर दे रहे हैं या बीजेपी के लिए 370 का नारा दे रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये उनका अधिकार है, और उनको पिछली बार अगर उनको 303 सीटें मिली थी, तो इस बार 370 का टारगेट को देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे मजबूत पार्टी है, साथ ही साथ उसका एक बड़ा जनाधार है, और नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता उनके पास है, तो सरकार भी उनके पास है। जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष आज की तारीख में बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है। इससे विपक्ष के नेता भी इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार क्यों चले गए, ये अपने आप में सवाल तो पूछा जाएगा, या फिर जयंत चौधरी क्यों चले गए, ये सवाल तो पूछा जाएगा, या अभी ओम प्रकाश राजभर अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना। और अगर ममता बनर्जी कभी ये कहेंगे, राजभर जा चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐलान कर दिया बिल्कुल अलग होने का। तो अब ममता बनर्जी अगर चुनाव के बीच में या चुनाव शुरू होने के पहले बोलेंगे कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी, तो आप उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दोष दे देंगे। उसके लिए तो खुद गठबंधन के साथियों को आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। और अगर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि 24 नहीं 29 में, तो इसका मतलब आप तो कंसीड कर रहे हैं ना कि 2024 की लड़ाई हम हार चुके हैं। चुनाव के ठीक मौके पर कोई ये थोड़ी कहता है कि हम 29 में आपको हराएंगे। अरे अभी 24 की रणनीति क्या है, ये तो स्पष्ट होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर एज है इस चुनाव में। अब आने वाले 25 दिनों में, आने वाले 50 दिनों के अंदर पूरी राजनीति बदल जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है। वहां पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में देर से देर गठबंधन होगा। सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के समय में इस तरीके की बातें होती हैं, एक दूसरे को आंखें दिखाई जाती हैं, और एक तरीके की बातें की जाती हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, क्या कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच में सीटों का गठबंधन हो गया क्या? जेडीएस ने तो कहा है कि हमको वहां 4 सीटें चाहिए या 5 सीटें चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार वहां 28 में से 25 सीटें जीती थी। तो आप बीजेपी कैसे देगी वो 5 सीटें? तो इस तरीके की चीजें चुनाव के दौरान होती रहती हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आती। हाँ, जो लोग कांग्रेस का प्रदर्शन यूपी के आधार पे आंकते हैं, उनको भी अपना प्रदर्शन तमिलनाडु, केरल के आधार पे आंकना चाहिए। ठीक है, आपने ये तंज कसा है प्रेम शुक्ला जी के लिए। एक और सवाल है, लेकिन जल्दी से जरा वो कोई तंज नहीं कसा। ठीक है, जल्दी से जरा वो हम ग्राफिक्स दिखा दें, उसके बाद एक और सवाल होगा। आपने कहा ना कि तमिलनाडु के आधार पर आंकना चाहिए बाकी लोगों को अपना प्रदर्शन, तो तमिलनाडु में फिलहाल कौन नहीं है वहां पर? तो वैसे भी आपको बताते चले, AIADMK या डीएमके के बीच टक्कर रहती है। कांग्रेस और बीजेपी तो वैसे भी वहां पर पिछलग्गू पार्टी है। लेकिन हम यहाँ पर एक ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे। अब देखिए, जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो कितने जोशो खरोश के साथ ये आपके सामने
सामने है टूटता हुआ इंडिया गठबंधन पूरे जोश के साथ सामने आया था। मौजूदा वक्त में एनडीए में 38 दल है, इंडिया गठबंधन में 26 दल है। इंडिया गठबंधन के 26 दल आने के बाद छोटे छोटे दलों को भी जब एनडीए ने अपने आप में बीजेपी में शामिल करवाया था, बीजेपी का हिस्सा बनाया था एनडीए का, तो मजाक भी उड़ाया गया था इंडिया गठबंधन की ओर से कि तमाम ऐसे दल हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, आंकड़े को गिनाने के लिए एनडीए ऐसा करता हुआ चला जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया टीएमसी की ओर से। आम आदमी पार्टी पंजाब में जाएगी, एनसी फारूक अब्दुल्ला अकेले जम्मू कश्मीर में, पीडीपी की ओर से भी खबर आ गई जम्मू कश्मीर में वो अकेले जाएंगे। जबकि बढ़ चढ़कर ये तमाम चेहरे पहुंचे हुए थे बिहार में, पटना में, जब जून के महीने में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। अलग हुए दल, जेडीयू अलग हो गई है, आरएलडी अलग हो गई है। जेडीयू के अलग होने से बिहार में बहुत बड़ा झटका लगा है, जबकि आरएलडी यकीनन पश्चिमी यूपी में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। ये अब किंतु परंतु की कोई बात नहीं हो गई, बीजेपी जो मानकर बैठी हुई है। अलग हुए नेता वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, ज्यादातर चेहरे, ज्यादातर क्या सारे चेहरे, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा हो, बाबा सिद्दीकी, अजित पवार, एनसीपी के अजित पवार को छोड़ दे तो ज्यादातर चेहरे कांग्रेस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के सहयोगी बन गए। तो इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में स्थिति क्या रह गई है, और ये अलग अलग दल भी हम आपको दिखा रहे हैं।